हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हम लोगों ने नंदवंश पढ़ा था। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के समय ही द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया। मैं आपको ऐसा सिकंदर पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से अलेक्जेंडर पढ़ाऊंगा कि आपको इतिहास से आज ही से प्यार हो जाएगा और इसके बाद आप हर बार इतिहास की वीडियो देखने के लिए परेशान रहोगे कि अब जल्दी सी वीडियो आए और मैं देखूं। मैं अलेक्जेंडर को पूरा पढ़ाऊंगा, जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी खराब नहीं, सारी बात इसकी बताऊंगा क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसको हम प्यार से सिकंदर के नाम से जानते हैं। द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसको हम प्यार से सिकंदर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आया कि द ग्रेट अलेक्जेंडर का रियल नेम क्या था, तो उसमें ऑप्शन थे सिकंदर 1, सिकंदर 2, सिकंदर 3, सिकंदर 4। तो हमने आप लोग सोचो क्या द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमें तो पता था सिकंदर को जाना जाता है, लेकिन सिकंदर 1, 2, 3, 4 में आंसर क्या होगा, तो आंसर इज सिकंदर 3rd। ठीक है ना, तो आंसर इज सिकंदर 3rd, यानी द ग्रेट अलेक्जेंडर है वो कौन है, सिकंदर तीसरा है, सिकंदर तृतीय। अच्छा, उसी प्रकार से क्वेश्चन और भी है कि तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान जो जीते थे, पृथ्वीराज चौहान का रियल नेम क्या था, तो पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज 3rd, पृथ्वीराज 4th, है ना। तो इसका भी आंसर है पृथ्वीराज 3rd। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान भी पृथ्वीराज 3rd है और सिकंदर भी क्या है, 3rd है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिकंदर। मैं आपको बता दूं कि सिकंदर जब मर रहा था तो मरते समय, द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर जब मर रहा था तो मरते समय उसने 3 बातें कुछ कही। वो 3 बातें दिल को छू जाती हैं और जितने भी सेना वहां पर खड़ी थी सब लोग अपने दिल पर ऐसे हाथ रखकर खड़े हो गए थे कि यार सिकंदर ने ऐसा क्या बोला, है ना। मेरे साथ बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। तो देखते हैं कि द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। बीसी बड़े से छोटे क्रम में चलता है। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। कहां पर, मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया को मकदूनिया के नाम से जाना जाता है, आप लोग यूनान समझ लीजिए। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी, मैसेडोनिया या मकदूनिया या यूनान में। इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड, याद रखिएगा, पिता का नाम क्या है, फिलिप सेकंड। पिता फिलिप सेकंड को 359 बीसी में गद्दी मिली थी मैसेडोनिया की। 359 बीसी, 359 बीसी में गद्दी मिली और 3 साल के बाद 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हो गया। सिकंदर के गुरु का नाम था अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक या फिलोसफर हुआ करते थे। तो अरस्तु जब भी सिकंदर को बुलाते थे कि आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, तो वैसे सिकंदर चुपचाप कल्टी मार लेता था, 9-2 11 हो जाता था। एक दिन अरस्तु ने पकड़ लिया, इधर आओ बेटा, तुम हमको देख के भाग क्यों जाते हो, तुम कुछ सीखते क्यों नहीं हो। तब उसने बताया कि आप हमको एक सज्जन पुरुष बनाना चाहते हैं, जैसे आप हैं वैसे हमको बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे दिल में दर्शन शास्त्र नहीं, मेरे दिल में साइरस और हरक्यूलिस जैसे योद्धा बसते हैं। तो मैं एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता हूं। फिर ये बात पापा के पास जाती है और पापा कहते हैं बेटा तुम्हें योद्धा बनना है तो तुम ऐसा योद्धा बनना कि पूरे विश्व में तुम्हारा नाम लिया जाए और विश्व तुम्हारे नाम की मिसालें दे। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही काम करूंगा। अब 335 बीसी में पापा की मृत्यु हो जाती है। जैसे 335 बीसी में फिलिप सेकंड की मृत्यु होती है, गद्दी संभालता है सिकंदर 335 बीसी में 20 साल की उम्र में गद्दी संभालता है और अगले 2 वर्षों में इतनी खतरनाक सेना बनाता है। उसकी सेना में 30,000 पैदल सैनिक होते हैं और 5,000 घुड़सवार सैनिक होते हैं। यानी कि सिकंदर के पास हाथी सेना नहीं होती है, रथ सेना नहीं होती है, उसके पास सिर्फ 5,000 घोड़े और उसके 30,000 पैदल सैनिक होते हैं। ये पैदल सैनिक को आप हल्के मत लीजिएगा, ये सैनिक नहीं, एक टर्मिनेटर होते हैं। इसने अपनी सेना को 2 भागों में तोड़ रखा होता है, एक होता है जल सेनापति, एक होती है थल सेना, एक होती है जल सेना। जो थल सेनापति होता है उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर और जो जल सेनापति है उसका नाम है निर्याकस। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो थल सेना है वो बड़े बड़े पर्वतों को ऐसे पार कर जाती है जैसे कि हाईवे पार कर रही हो।
जो जल सेना है वो ऐसे बड़ी बड़ी नदियों को पार कर जाती है, गहराई से डूबते हुए पार कर जाती है, जैसे उसने कुछ कभी नदी दी पानी ने कभी था ही नहीं, कुछ इस प्रकार से उस सेना को लगता है। तो इस प्रकार से सेना बनाई गई थी किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा, है ना। सिकंदर का अपना एक पर्सनली घोड़ा था, उसका नाम था बुकाफेला या बुकाफेलस। चलिए, अब सिकंदर ने क्या कोशिश करी इतनी बड़ी सेना बनाने के बाद? उसने क्या कोशिश करी? उसकी कोशिश ये थी जैसे जर्मनी में हिटलर सोचता था, उसके पहले सिकंदर ने सोचा था क्या कि सिकंदर के मन में साइरस और हरक्यूलिस जैसे व्यक्ति बसते थे। उसने सोचा कि जो मेरे आइडल हैं, जो मेरे आदर्श हैं, अगर मैं उन्हीं के साम्राज्य पर कब्जा कर लूं, अगर मैं गुरु के ही क्षेत्र में घुसकर गुरु को हरा दूं, तो मैं उससे बड़ा गुरु। कहा ठीक है। तो सपना देखा गया। सपना क्या देखा? ईरान को जीतते हुए, एशिया माइनर पर कब्जा करते हुए, सीरिया पर हक जताते हुए पूरे मिस्र पर कब्जा करना, और मिस्र पर कब्जा करने के बाद भारत की ओर बढ़ना। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा सपना उसने देखा। मैं वन बाय वन धीमे धीमे लिख लिख कर आपको समझाता हूं, मेरे साथ बने रहिए। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर थर्ड, द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर थर्ड। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखते हैं भाई। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। जन्म स्थान क्या है? सिकंदर का जन्म स्थान है मैसोडोनिया। सिकंदर का जन्म स्थान क्या है भैया? तो आंसर है मैसोडोनिया। कहीं कहीं लिखा रहेगा मकदूनिया। आपको याद करना है तो आप यूनान करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके पिता का नाम क्या होगा? पिता का नाम है फिलिप सेकेंड। इसके पापा का नाम क्या होगा? फिलिप सेकेंड। अब फिलिप सेकेंड मकदूनिया के राजा कब बनेंगे? तो आंसर है 359 बीसी में ये मकदूनिया के राजा बनते हैं। इनको गद्दी 359 बीसी में प्राप्त होती है, मतलब सिकंदर के जन्म के तीन साल पहले। अच्छा, अब सिकंदर के घोड़े का नाम क्या होता है? सिकंदर के घोड़े का नाम होता है बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम होता है बुकाफेला। इसके पिता की मृत्यु कब हो जाएगी? सिकंदर के पिता की मृत्यु होगी 335 बीसी में। सिकंदर के गुरु का नाम क्या होगा? सिकंदर के गुरु का नाम होगा अरस्तु या अरिस्टोटल। लेकिन सिकंदर अपना आदर्श किसको मानेगा? दो लोगों का आइडल मानता था, एक था हरक्यूलिस और एक का नाम था साइरस। ये साइरस ये पहला व्यक्ति है जिसने भारत पर हमला किया था। तो भारत पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ईरानी थे, फारस के लोग थे। कहा जाता है साइरस ने ही भारत पर सबसे पहला हमला किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तब आगे चल के डेरियस प्रथम या दारा वहू ने भारत पर हमला करा था, और जो कि सफल हो पाया था। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर को गद्दी प्राप्त होती है। 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर को गद्दी प्राप्त होती है, और 2 वर्षों में ही वो अपनी तगड़ी सेना इकट्ठा करता है। अब ये सेना में कौन कौन होते हैं? तो 30,000 तो पैदल सैनिक हैं और 5,000 घुड़सवार सैनिक हैं। ठीक है ना। तो 30,000 पैदल सैनिक है और 5,000 घुड़सवार सैनिक हैं। सेना को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होगी जल सेना, एक क्या होगी? जल सेना, और एक होगी थल सेना। तो जो जल सेना का सेनापति है उसका नाम है निर्याकस, और जो थल सेना का सेनापति है उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और मैं आपको बता दूं कि सेल्यूकस निकेटर को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 बीसी में। और सेल्यूकस निकेटर जब हारा तो चंद्रगुप्त मौर्य से कहा क्या आप मेरी बेटी हेलेना से विवाह करोगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ, और पहली बार दहेज शब्द का प्रयोग होगा। और पहली बार सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में 4 देश देगा, एरिया, अराकोसिया, जैड्रोसिया, पेरिपनेसडाय, जिसको वर्तमान में कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कहीं इसने हमको दहेज दिया और ये मेरा इतिहास कहीं गड़बड़ा ना दे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि तुमने हमको दहेज दिया, हम भी तुमको बदले में कुछ देंगे।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बदले में 500 हाथी गिफ्ट कर दिए। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में मैसेडोनिया या मकदूनिया में। पिता का नाम फिलिप सेकंड 359 बीसी में ये गद्दी पर बैठे थे। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। पापा की मृत्यु 335 बीसी में हो जाती है। गुरु का नाम था रस्तु, लेकिन आदर्श किसको मानता था सिकंदर? हरक्यूलिस और साइरस को मानता था। जब पापा 335 में मर जाते हैं तो 20 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ जाता है। और सिकंदर जब 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है, यानी 335 में ही गद्दी पर जब ये बैठता है, तो इसने 2 वर्षों में सेना इकट्ठा कर रखी होती है। 2 वर्षों में कितनी सेना बनाई? 30,000 पैदल सैनिक बनाए और 5,000 घोड़े वाले सैनिक बनाए। इसकी जो जल सेना और थल सेना 2 भागों में बटी थी। जल सेना का सेनापति निर्याकस था, जबकि थल सेना का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अब इसने सपना क्या देखा? अब मैं सपने की बात करता हूं कि इसने सपना क्या देखा। तो मैं सपना पहले यहां लिखता हूं और धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप जब तक इसका क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। आई होप ले लिया होगा। ठीक है ना। इसका नोट्स अच्छे बनाइएगा और लगे रहिए मेरे साथ, सिलेक्शन यहीं से होगा। ठीक है सर। तो अब क्या होगा? इसका सपना क्या था कि सबसे पहले अपने आदर्शवादी राज्यों को जीतना। तो इसका सपना था कि ईरान को जीतते हुए, ईरान की राजधानी थी पार्सिपोलस। ईरान की राजधानी क्या थी भैया? पार्सिपोलस। ईरान को जीतते हुए एशिया माइनर पर कब्जा करते हुए सीरिया के लोगों को डराते हुए मिस्र पर कब्जा करना और फिर इसके बाद आगे बढ़कर भारत की ओर बढ़ना। ठीक है ना। तो अब जब ये 334 बीसी से लेकर 330 बीसी तक अब ये ईरान में ही जूझेगा। और उस समय ईरान का राजा कौन होगा? उस समय ईरान का राजा है डेरियस, लेकिन ये डेरियस थर्ड है। डेरियस थर्ड है। तो ईरान के राजा डेरियस थर्ड प्लस सिकंदर के बीच, ईरान के राजा डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच ईरान युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? ईरान युद्ध होगा। हाँ ना। अगर ईरान युद्ध नहीं आता पेपर में तो अरबेला का युद्ध याद रखना आपको। ईरान युद्ध या अरबेला का युद्ध होगा। इस अरबेला के युद्ध में कौन जीतेगा? सिकंदर जीत हासिल करेगा और राजा डेरियस की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जब राजा डेरियस मर जाएगा और ईरान किसके कब्जे में आ जाएगा? यानी पार्सिपोलस किसके कब्जे में आ जाएगा? सिकंदर के कब्जे में आ जाएगा। फिर आगे चलकर ये एशिया माइनर को जीतेगा, सीरिया को जीतेगा, मिस्र को जीतेगा, है ना। इनको जीतने के बाद अब ये कुछ समय के लिए आराम करेगा। जहां पर ये आराम करेगा वहीं पर एक नगर की स्थापना करेगा। उस नगर का नाम होगा अलेक्जेंडरिया। अलेक्जेंडरिया ऑफ अराकोसियंस। तो सिकंदर ने अलेक्जेंडरिया ऑफ अराकोसियंस नगर की स्थापना की। नगर की क्या की? नगर की स्थापना की। अभी मैंने आपको क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिला था? एरिया अराकोशिया। देखो लिखा है अराकोशियंस, है ना। यानी कि अराकोशियंस का वर्तमान में क्या नाम है? कांधार। क्या नाम है भैया? कांधार। तो कांधार की स्थापना, कांधार का पुराना नाम क्या हो गया? अलेक्जेंडरिया ऑफ अराकोशियंस। कांधार की स्थापना किसने करी? तो सिकंदर ने करी, है ना। जब ये बेचारा यहाँ पर रुका हुआ था तो कांधार की इसने एक तरफ देखा एक राज्य है अफगान और दूसरी तरफ उसने देखा कि एक राज्य है बैक्ट्रिया। तो एक था पूरब में एक था पश्चिम में, है ना। तो एक था पश्चिम में एक था पूरब में। तो कांधार के पश्चिम में था ये और पूरब में था ये। तो इसने सोचा अरे जब हम रुके हुए हैं तो इनको भी जीत लेते हैं। तो लगे हाथ कांधार की स्थापना करने के साथ साथ इन महाशय ने इन दोनों को भी जीत लिया। इन दोनों को जीतने के बाद अब पूरे इतिहासकारों ने मिलकर, इसने मिलकर अपने आप को क्या घोषित कर दिया? ईरान का महान सम्राट। ईरान का महान सम्राट, है ना। तो याद रखिएगा द ग्रेट एम्परर ऑफ पर्शिया। द ग्रेट एम्परर ऑफ पर्शिया, ईरान का महान सम्राट। क्लियर है। तो अफगान और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद इसको ईरान का महान सम्राट घोषित किया गया है।
इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब ये पार करेगा खैबर दर्रा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद इसकी इतनी कहानी हमने आपको बता दी। इसके बाद कहानी सुनते हैं क्या, कि इतना जीतने के बाद अब ये खैबर दर्रा पार करेगा। खैबर दर्रा जैसे वो चढ़ेगा, खैबर दर्रा जैसे वो चढ़ेगा, छोटी 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 जनजातियां जो अपने छोटे छोटे इलाकों में रहती हैं, है ना, वो इस पर कर देंगी हमला। तो अभी तक तो बहुत इसका सफर अच्छा रहा है, लेकिन जैसे ही भारत में घुसने की कोशिश करेगा, खूंखार लोग मिलते चले जाएंगे। राजा तो अपने आप में है ही, जो छोटी छोटी जातियां होंगी वही इन पर भारी पड़ेंगी। अभी तक सिकंदर की सेना डरी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अब डर शुरू होने वाला है। तो जैसे ये खैबर दर्रे के आगे बढ़ते हैं, एक जनजाति मिलती है हस्ती नाम की, जिसको हम एस्टस भी कहते हैं। एस्टस यूनान के लोग कहेंगे और हम भारत के लोग हैं तो हस्ती कहेंगे, ठीक है ना। तो हस्ती या एस्टस नाम की जनजाति मिलती है ना, और उनकी राजधानी पुष्कलवती होती है। पुष्कलवती राजधानी की जो हस्ती जनजाति है, उसने सिकंदर को अकेले 30 दिन तक रोका, अकेले 30 दिन तक रोका। और सिकंदर को इतने समय तक रोकने वाला कोई जनजाति या कोई राजा भी नहीं हुआ था। इस छोटी जनजाति ने 1 महीने तक इसको परेशान किया। हालांकि जीत सिकंदर की हुई, हालांकि जीत सिकंदर की हुई, और सिकंदर ने 40,000 लोगों को बंदी बनाया, ठीक है ना। कितने लोगों को? 40,000 लोगों को बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक मस्सक का किला था। कौन सा किला? मस्सक का किला, क्योंकि मसवंती नाम का वहां पर नगर मिला। और मसवंती नगर की जो रानी थी, उस रानी का नाम था रानी कृपा। और रानी कृपा जिस किले में रहती थी, उस किले का नाम था मस्सक का किला। रानी कृपा एक ऐसी रानी है जिसने सिकंदर से युद्ध किया, और इस युद्ध में सिकंदर ने पहली बार पूरी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से युद्ध किया, ठीक है ना। तो महिलाओं से युद्ध इसका जो कहलाता है वो कौन सा युद्ध है? मस्सक का युद्ध है। और रानी कौन थी? रानी कृपा। कौन सा नगर था? मसवंती नगर था। किले का नाम क्या है? मस्सक का किला। तो सिंपल सी बात है, रानी कृपा मारी जाएंगी और सिकंदर जीतेगा। अब सिकंदर जब जीत कर जब आगे बढ़ेगा, हिंदू कुश पर्वत को पार करने वाला होगा, तो बीच में खाई दिख जाएगी। अब खाई को बेचारा वो कैसे पार करे? तो एक पुल बनवाएगा, है ना, पुल बनवाएगा। कौन सा पुल बनवाएगा? अहिंद का पुल बनवाएगा। जब अहिंद का पुल बनवा रहा होगा तो वो 35 दिन तक वहीं पर आराम करेगा। 35 दिन तक वहीं आराम करने के बाद वो उसी के आगे वाले राज्य तक्षशिला के राजा अंभी को कहेगा, क्या युद्ध लड़ना है क्या भाई साहब? तो तक्षशिला का राजा जो अंभी होगा, ये चिट्ठी देखकर परेशान हो जाता है और कहता, पता लगाओ ये राजा कौन है। पता लगाया तो द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया। अंभी तक्षशिला का राजा अंभी है। और उसी समय तक्षशिला का जो कुलपति था उसका नाम था चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य के पापा का नाम चणक, मम्मी का नाम चणकी, दोनों जैन धर्म को अपनाते थे, लेकिन लड़के ने ब्राह्मण धर्म अपना लिया, ठीक है ना। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि चाणक्य को बुलाया अंभी ने, और अंभी से कहता है चाणक्य कि आप परेशान मत होइए, मैं ऐसी रणनीति बनाऊंगा कि सिकंदर क्या कोई भी तुम्हारे राज्य को टच नहीं कर पाएगा। लेकिन तब तक अंभी को सपने आने लगे कि सिकंदर के कहीं हमें वो मार ना दे। तो अंभी भाई साहब क्या करते हैं कि वो जाते हैं सिकंदर के पास, और सिकंदर अपने घोड़े पर बैठा हुआ होता है, तलवार उठाता है अंभी और उसी घोड़े के पैर के नीचे, बुका फेला के नीचे धर देता है, समर्पण कर देता है। फिर वापस आ जाता है, चाणक्य उसके पास जाता है। चाणक्य कहता है, क्या तुम तैयार हो लड़ने के लिए? तो अंभी कहता है, हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, और मैंने कर भी दिया है। चाणक्य सोचता है, अरे यार किस पागल से मुलाकात हो गई। चाणक्य तक्षशिला तुरंत ही छोड़ता है। तक्षशिला छोड़ने के बाद वो सीधे मगध की ओर जाता है। तो मगध की ओर पता चला एक और सनकी राजा धनानंद, अग्रमीज जैंद्रमीज, निरंकुशता का शासन छाया हुआ है। जितनी बार चाहते थे उतनी बार लोगों से टैक्स वसूला जाता था, बार बार कोड़े मारे जाते थे। तो लोग कहते कि अरे सर अभी कल ही तो टैक्स दिया है। कहा तो हमारा जब मन होगा तब हम टैक्स लेंगे आके। तो इतना निरंकुशता का शासन था किसमें? धनानंद के दरबार में। ये दिक्कत चाणक्य और परेशान हो गया। इसकी बात की जानकारी हम आपको मौर्य वंश में देंगे। अच्छा,
अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि हिंद का पुल बन गया, तक्षशिला के राजा अम्भी ने अपनी हार मान ली। हार मानने के बाद अब वो आगे बढ़ेगा और झेलम नदी के पास पहुंचेगा। कौन? सिकंदर पहुंचेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब जितनी बात मैंने आपको बताई है उसको रिटर्न में देखते हैं ताकि आपको याद बना रहे। इतनी आपको बात क्लियर है? चलिए, तो हमने आपको क्या बताया, ईरान, पार्सिपोलस, राजा कौन? डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध होता है? ईरान युद्ध या अर्बेला का युद्ध, जिसमें डेरियस थर्ड मारा जाता है, सिकंदर जीतता है और जीतने के बाद उसने क्या किया, अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोशियंस नाम का नगर बनाया जिसको हम लोग कांधार कहते हैं, और उसके अगल बगल के 2 क्षेत्र भी लगे हाथ में जीत लिए जिसको हम अफगान और बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अफगान बैक्टीरिया को जीतने के बाद इसको, सिकंदर को क्या कहा गया? ईरान का महान सम्राट कहा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या मैं आपको बताऊंगा, आपको खैबर दर्रे की ओर बढ़ाते हैं इसको। जब खैबर दर्रे की ओर बढ़ाएंगे तब और मजा आएगा। तो खैबर दर्रे की ओर जब वो बढ़ेगा तो इसको सबसे पहली जनजाति कौन सी मिलेगी? हस्ती। कौन सी मिलेगी भैया? हस्ती, है ना, जिसको सिकंदर क्या कहेगा? एस्टस। तो खैबर दर्रे की ओर बढ़ाते हैं इसको, खैबर पास, खैबर दर्रे की ओर बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली जनजाति कौन सी मिलेगी? सबसे पहली जनजाति जो मिलेगी इसको, उसका नाम होगा हस्ती। सिकंदर ने इसको क्या कहा? एस्टस। एस्टस नाम की जनजाति कहा। अब इस जनजाति की जो राजधानी है वो क्या होगी? इस हस्ती नाम की जो राजधानी है वो क्या होगी? पुष्कलवती। क्या होगी भैया? पुष्कलवती। ठीक है ना। तो हस्ती नाम की जनजाति मिली, इससे युद्ध हुआ, है ना, और इसमें क्या हुआ? सिकंदर 30 दिन तक युद्ध लड़ा और जीता, प्लस 40,000 लोगों को बंदी बनाया गया। 40,000 लोगों को बंदी बनाया गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? 40,000 लोगों को क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 40,000 लोग जब बंदी बन गए तो दूसरी जनजाति क्या मिलेगी? अब दूसरा क्या मिलेगा? रानी कृपा मिलेंगी। रानी कृपा से मुलाकात होगी। रानी कृपा एक नगर होगा, मसवंती नगर। रानी कृपा कहाँ के नगर की रानी थी? मसवंती नगर। और 21 किले में रहती थी? मस्सग का किला। मस्सग का किला। अब भैया रानी कृपा मसवंती नगर में थी, मस्सग का किले में रहती थी, इसलिए रानी कृपा और सिकंदर के बीच कौन से युद्ध होगा? रानी कृपा और सिकंदर के बीच युद्ध होगा मस्सग का युद्ध। कौन से युद्ध होगा? मस्सग का युद्ध होगा। और इसी युद्ध में, है ना, और इसी युद्ध में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लेंगे। और इसी युद्ध में पहली बार कौन लेगा? पहली बार महिलाएं भाग लेंगी। पहली बार महिला भी भाग लेंगी। हालांकि हारेगा कौन? रानी कृपा, और जीतेगा कौन? सिकंदर महान। इतनी आपको बात समझ में आ रही है? तो खैबर दर्रे में उसकी 2 लोगों से मुलाकात हुई, एक जनजाति का नाम था हस्ती और एक रानी का नाम था कृपा। ठीक है ना, इतनी आपको बात समझ में आई? इतनी अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लेकर आगे बढ़ाएंगे तो वो अहिंद का पुल बनाएगा। किसका पुल बनाएगा भैया? अहिंद का पुल बनाएगा, आगे बढ़ने के लिए, हिंदू कुश पर्वत को पार करने के लिए। ठीक है ना, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अहिंद का पुल कितने दिन तक रुकेगा? यहाँ पर 35 दिन तक आराम करेगा। तो अब अगला क्या है? अहिंद का पुल बनवाया। अहिंद का पुल बनवाया प्लस 35 दिन तक का क्या किया? विश्राम किया। जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक भाई साहब ने क्या किया? विश्राम किया। ठीक है ना। अब विश्राम करने के बाद अब तक्षशिला का राजा आ जाएगा। तक्षशिला का राजा कौन था? तक्षशिला का राजा कौन था? आम्भी। तक्षशिला का राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय तक्षशिला का कुलपति कौन था? तो तक्षशिला का कुलपति था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है ना। अब चाणक्य तक्षशिला छोड़कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो मगध की ओर चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब इसकी मुलाकात होगी खतरनाक राजा से, जिसका नाम होगा राजा पोरस, जिसका आप बार बार जैसे बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब पोरस आएगा। तो अब आ गया भैया पोरस। ठीक है ना। तो उसके पहले मैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी अगर बात समझ में आ गई तो मैं आपको कुछ नदियों का चित्र दिखाता हूँ। उस चित्र के बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे। इसको मैं रफ करता हूँ।
और हिंद का पुल बन गया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने समर्पण कर दिया। जैसा कि आपको पता है 5 नदियों की भूमि पंजाब। तो देखते हैं भाई ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। फिर ये कौन सी नदी है, ये हो गई, जल्दी बताइए क्या हो गई, ये झेलम नदी हो गई। फिर अगली बताइए क्या हो गई, चिनाब हो गई। अगली बताइए क्या हो गई, रावी हो गई। अगली बताइए क्या हो गई, व्यास हो गई। तो ये नदी आपको पता ही है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अब ये कहाँ बढ़ेगा, झेलम की ओर। जब झेलम की ओर बढ़ेगा, झेलम नदी की ओर, जब सिकंदर झेलम नदी की ओर बढ़ेगा तो अब इसको मिलेगा कौन सा राज्य, पंजाब। और पंजाब का राजा कौन था, पोरस। पंजाब का राजा कौन था भैया, पोरस। तो पंजाब का राजा पोरस था। तो सिकंदर ने पोरस से कहा चलो भाई तुम भी हार मान लो। तो पोरस ने कहा काहे की हार, युद्ध लड़ो। हार ऐसे कैसे मान ले, युद्ध लड़ो तो आगे बढ़ा जाएगा। तो पोरस ने कहा ठीक है। तो सिकंदर ने कहा ठीक है, कि वो सिकंदर को भी लगा कि अरे चलो कोई तो राजा मिला इतना घमंडी जो कह रहा कि हम हार नहीं मानेंगे, युद्ध लड़ना है तो लड़ लो। सिकंदर ने कहा ठीक है भाई युद्ध लड़ लेते हैं। जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ने वाला होता है वैसे झेलम नदी में आ जाती है बाढ़, ठीक है ना। जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ने वाला होता है वैसे ही झेलम नदी में आ जाती है बाढ़। और अगले 2-3 महीने तक तो युद्ध हो नहीं सकता। तो लोगों से पूछा जो उसने भैया ये बाढ़ कब तक रहेगी, कब तक शांत होगी। लोगों ने बताया सर देखिए 60-70 दिन तक तो आप बोलिए नहीं, अभी बाढ़ का पानी रुक जाएगा तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिकंदर सोचा यार 3 महीने तक का अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे 3 महीने तक तो हम भारत निपटा देंगे आधा। फिर सिकंदर ने अपने जल सेनापति निर्याकस को बुलाया, इधर आओ, कब काम आओगे तुम, इधर आओ। निर्याकस ने कहा जी साहब बताइए क्या बात है। कहा कि कुछ नहीं, अपनी सेना उठा के ले जाओ, है ना, तुम तो तैर लेते हो ना बहुत अच्छी थे। निर्याकस सेनापति नहीं था, वो टर्मिनेटर था, वो फ्यूचर का टर्मिनेटर था। निर्याकस ने क्या किया, खुद तो बाढ़ वाले पानी में उल्टी दिशा में तैर कर चले आए भाई साहब पंजाब में। ये इसकी सेना तक तो सीमित रहता है कि भैया सेना आ गई, ये आ गए, लेकिन ये घोड़े कैसे आ गए, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं टर्मिनेटर है ये सब। तो निर्याकस आ गया, जल सेना आ गई और इसके बाद घोड़े भी आ गए। तो जल घोड़े भी थे क्या, तो वो भी आ गए। अब इसके बाद इसको कुछ खबर थी नहीं, राजा पोरस भी एक अच्छा राजा था, इसके बाद भी अच्छी सी सेना थी इसके पास 30,000 पैदल सैनिक थे, 30,000 पैदल सैनिक थे, 300 रथ थे, है ना, 4,000 घोड़े थे, 4,000 घुड़सवार थे, है ना, और 200 हाथी थे, 200 हाथी थे। तो 200 हाथी, 4,000 घुड़सवार सैनिक, 300 रथ सैनिक और 30,000 पैदल सैनिक, है ना। लेकिन ये सब बेखौफ थे कि हमारे ऊपर कौन हमला करेगा। अचानक से किया हुआ ब्लिट्जक्रीग, अचानक से हुआ भीषण हमला और राजा पोरस को हार मानना पड़ा। तो झेलम नदी है ना, झेलम नदी है। युद्ध कौन सा होगा, युद्ध होगा 326 बीसी में, युद्ध होगा 326 बीसी में। सिकंदर ने इस नदी का नाम क्या दिया है, हाइडेस्पीज। हम लोग क्या कहते हैं, झेलम। झेलम का ऋग्वेद में क्या नाम है, वितस्ता। तो हम लोग इसको इतने सारे नाम से जानते हैं, हाइडेस्पीस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध। और इस युद्ध में युद्ध किसके बीच होगा, राजा पोरस और सिकंदर के बीच। इसमें जीतेगा कौन, सिंपल सी बात है, जीत किसकी होगी, सिकंदर की होगी। हारेगा कौन, पोरस हारेगा। और पोरस हारेगा तो ऐसे बिल्कुल सीना चौड़ा करके ऐसे खड़ा रहेगा। सिकंदर पूछेगा पोरस से कि बताओ तुम हार गए हो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, है ना। तो पोरस ने उत्तर दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ करता है, वैसे ही व्यवहार मेरे साथ किया जाए, मतलब मुझे मार दिया जाए, मैं हार गया हूं तो मुझे मार दिया जाए। तो सिकंदर इसकी बात से खुश हुआ और सिकंदर ने पोरस को उसके जीते हुए साम्राज्य वापस कर दिए। ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर जब पोरस हारा तो सिकंदर ने पोरस से पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ हारने पर करता है। इतनी बात क्लियर है।
अगर पोरस वाली बात आपको समझ में आ गई हो तो अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। पोरस हार गया, पोरस के हारने के बाद अब मैं चीजें आगे बढ़ाऊंगा। तो अब झेलम के बाद वो कहां बढ़ेगा? चिनाब। तो चिनाब जब नदी की ओर बढ़ता है तो बहुत सारी जनजातियों से इसकी फिर से मुलाकात होती है और इस जनजातियों को ये फिर से हरा देता है। चिनाब के बाद जब वो रावी की ओर बढ़ता है तो फिर से जनजातियां मिलना शुरू होती हैं। तो रावी के पास जो जनजातियां होती हैं थोड़ी सी खूंखार होती हैं। अब यहां से इन खूंखार जनजातियों से सिकंदर की सेना को डर लगना शुरू होता है और रावी से लेकर, देखो भाई, झेलम में पोरस से डर गई सेना, झेलम से चिनाब थोड़ी सी और डर गई, चिनाब से रावी और डर गई और रावी से व्यास तक तो इतनी डर गई कि उसने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। सेना ने कहा अब हम नहीं जाएंगे, अब हम मरना थोड़ा ना है, हम घर से बहुत दूर आ गए, मम्मी की याद आ रही है। अब तो सेना ने मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार करेंगे नहीं। तो रावी और व्यास के बीच 3 खूंखार जातियां थी, जनजातियां, है ना, जिनकी सेना, जिससे इन सब की सेना कांप गई। वो 3 जनजातियां कौन सी थी इसको मैं आपको बताता हूं। फिर सिकंदर ने क्या किया, जब वो आगे नहीं बढ़ा तो सिकंदर ने क्या किया फिर इसको बताता हूं। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? इसको मैं रफ करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो ये नदी वाला चार्ट बना रहेगा। तो हमने आपको बताया कि रावी से लेकर व्यास, है ना, रावी से लेकर व्यास, रावी से लेकर व्यास के बीच 3 जनजातियां रहती थी। एक का नाम था कत्था जनजाति, एक का नाम था कत्था जनजाति, एक का नाम था, एक जगह थी इसका नाम था मुल्तान, और एक जगह थी उसका नाम था, जल्दी बताइए क्या नाम होगा? एक जगह जिसका नाम था मांटगोमरी, है ना, मांटगोमरी सुना भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हो तो सुना होगा उसमें, ठीक है ना। तो एक कत्था जनजाति थी, एक मुल्तान जनजाति थी और एक क्या थी? मांटगोमरी जनजाति थी। मांटगोमरी जगह थी। मांटगोमरी जगह में जो जनजाति थी उसका नाम था मल्लई जनजाति। क्या नाम था? मल्लई जनजाति। और जो मुल्तान में जनजाति उसका नाम था ऑक्सीड्रेकोई, ऑक्सीड्रेकोई जनजाति, ऑक्सीड्रेकोई जनजाति। तो अब क्या हुआ, जब ये जो सेना है सिकंदर की ये आगे बढ़ती है तो कत्था जनजाति की लड़ाई हो जाती है सिकंदर से, है ना। जब कत्था जनजाति की लड़ाई सिकंदर से होती है तो बहुत सारी सेना सिकंदर की मारी जाती है। हालांकि कत्था जनजाति खत्म हो जाती है, लेकिन ये 2 जनजाति जो हैं, एक ऑक्सीड्रेकाई और एक मल्लई जनजाति, इन दोनों ने अपना को छुपा लिया कि भैया हम नहीं खेल रहे हैं। तो सिकंदर को पता ही नहीं चला कि ये दोनों जनजातियां भी यहाँ पर थी, रावी से व्यास की ओर बढ़ते हुए, पता ही नहीं चला उसको। फिर जब लोगों ने डराना शुरू किया, क्या कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब तुम मगध पहुंचोगे तो एक अग्रमीज या जैंद्रमीज धनानंद मिलेगा, बहुत खतरनाक व्यक्ति। अगर तुम्हारी लड़ाई धनानंद की सेना से हो गई तो छोटे छोटे टुकड़े करके आपके फेंक देगा, आप लिख कर ले लो सर। ये बात सुनते ही सेना और डर गई। सेना ने कहा अब हम नहीं जाएंगे सर, सेना ने मना कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। तो सेनापति जो था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसने समझाया अरे नहीं भाई, हम लोग सर्वशक्तिमान हैं, हम लोग सर्वशक्तिशाली हैं, हम लोग जीतेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं सर, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, हम लोग वापस घर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा हम घर नहीं जाएंगे, हम इतना थक गए कि अब हम यहीं पर रहेंगे। तो सिकंदर की सेना थक गई थी, तो थकने के कारण उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जैसे मना कर दिया तो सिकंदर ने कहा ठीक है, अच्छा वापस चलते हैं हम लोग। जब सिकंदर वापस जाने लगा तो इन दोनों को लगा, इन दोनों जनजातियों को लगा कि लगता है सिकंदर को पता चल गया है कि हम लोग छुपे हुए हैं, जबकि सिकंदर को ऐसे बात का पता ही नहीं था। मल्लई जनजाति और ऑक्सीड्रेकाई जनजाति ने मिलकर कर दिया भीषण हमला अचानक से, और सिकंदर की सेना, है ना, कि रीढ़ की हड्डी टूट गई एकदम से। लेकिन हालांकि जीत फिर से सिकंदर की होगी और ये दोनों जनजातियां मारी जाएंगी, ठीक है ना। जीत हालांकि सिकंदर की होगी, लेकिन सिकंदर इसी दौरान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। घायल होने के बाद अब अपने जीतते हुए सम्राट जो सीरिया का राजा है वो सेल्यूकस निकेटर को बना देगा और थोड़ी सी सेना के साथ वो अपने घर वापस जा रहा होगा। वापस जाते समय जब वो बेबीलोन पहुंचेगा, तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूं, पहले इतनी बात समझ में आई आपको, बताइए। तो इन लोगों ने मिलकर किया अचानक से हमला और सिकंदर हो गया घायल।
और सिकंदर हो गया घायल। लेकिन इसके पहले मैं बताता हूं कि जब इन लोगों से लड़ाई नहीं हुई थी ना, जब इन लोगों से लड़ाई नहीं हुई थी तब ब्यास नदी के तट पर सिकंदर ने कुछ किया। क्या किया जरा देखिएगा। सिकंदर ने 3 चीजें की। क्या? ब्यास नदी के तट पर विजय स्तंभ बनवाए, 1200 वेदियों का निर्माण करवाया, हवन कुंड, 1200 वेदियों का निर्माण करवाया, प्लस विधि पूर्वक यज्ञ भी किए, और यहां से मोर ले गया। यहां से क्या ले गया? मोर ले गया। ठीक है ना? यहां से क्या ले गया सर? यहां से मोर ले गया। ये 3 चीजें आपको समझ में आई। और जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसने अपने घोड़े बुकाफेला के नाम पर एक नगर बसाया, बुकाफेला नगर, और दूसरा नगर बसाया निकैया नगर। तो अब यहाँ पर सिकंदर 2 नगर भी बसाएगा। एक का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा कि बुकाफेला नगर, और एक का नाम होगा निकैया नगर। इसी निकैया नगर को हम लोग कहते हैं पाकिस्तान का क्या है ये? विजयनगर। निकैया नगर या विजयनगर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो ऑक्सिड रेखा जो मलई जनजाति है, पहली बार महिलाओं से हमला हुआ था मशक के युद्ध में, और पहली बार ब्राह्मणों ने हमला किया था सिकंदर पर इसी युद्ध में, है ना। तो इस जनजाति में ब्राह्मण निवास करते थे। तो ब्राह्मणों से लड़ाई जो हुई थी वो मलई की ब्राह्मण और ऑक्सिड रेखाई के ब्राह्मण थे। ठीक है ना? इतना डीपली आपको नहीं जाना, मतलब कि चले गए हैं तो चले गए हैं, है ना। इतना ही डीपली है, जितना भी हमने पढ़ा है पूरा पढ़ा रहे हैं। चलिए इसके बाद बताते हैं आपको। जब ये घायल हुआ, सिकंदर घायल हुआ, और जब ये वापस जाने लगा, तो वापस जब ये जा रहा था तो एक बात आप समझिएगा, जब ये हिंद का पुल बनवा रहा था तो 35 दिन के लिए आराम कर रहा था। आराम करते समय इसको पता चला कि ये आदमी बहुत बड़ा ज्योतिषी है। तो सिकंदर ने ज्योतिषी को बुलाया, इधर आओ भाई साहब, सुना है तुम बहुत अच्छा ज्योतिष देखते हो। कहाँ देखते हैं सर? तो कहा अच्छा बताइए मैं कब मरूंगा। तो जब ज्योतिष ने ऐसे ज्योतिष पढ़ा, देखा, कुंडली बताया गया, तो ज्योतिष को लगा अरे ये तो मरने वाला है। ज्योतिष सोचा अगर मैं बता दूंगा कि तुम मरने वाले हो तो पता चला गुस्से में ये हम ही को मार दे। तो ज्योतिषी ने दिमाग लगाया, ज्योतिषी ने कहा कि आप मरने वाले हो सर, है ना। उसने ये नहीं कहा कि आप मरने वाले हो, उसने कहा कि आपकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। जब आपको आसमान सोने का और जमीन लोहे की दिखाई पड़ेगी तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन आसमान सोने का होगा और जमीन लोहे की होगी उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सिकंदर ने सोचा अच्छा, इसका मतलब है मैं मरूंगा कभी नहीं, मतलब कि आसमान कभी सोने का होगा नहीं, जमीन कभी लोहे की होगी, तो मैं मरूंगा ही नहीं। सिकंदर हो गया खुश। अब जब सिकंदर हो गया घायल, और घायल होने के बाद जब ये वापस जा रहा था, तब इसको बुखार आया बहुत तेजी से। चिकित्सक ने कहा कि आपको पीलिया हो गया है, कुछ ने कहा कि आपको मलेरिया हो गया है। तो आपको यहाँ पे 2 रोग याद रखने हैं। क्या? कि किसी ने क्या कहा, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जब ये घायल हो गया बेचारा, और घायल होकर जब ये वापस जा रहा था, तब इसको बुखार आ गया। तब किसी ने कहा कि सर आपको पीलिया हो रहा है, आपका शरीर पीला पड़ रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं सर आपको मलेरिया हो गया है ना। तो कुछ इतिहासकार मलेरिया बताते हैं, कुछ पीलिया बताते हैं, तो कुछ कहते हैं नहीं बुखार आ गया था। ठीक है ना। तो बुखार, पीलिया या मलेरिया। अब इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई, और धूप बहुत तेज़ थी और तबीयत हो गई ज़्यादा खराब। तो उसने अपने सेनापति से कहा, सेल्यूकस से, कि हमको यहीं पर आराम करते हैं। कहा सर आगे चलते हैं, आगे नदी का किनारा है और पेड़ की छाँव, आप वहीं पर आराम कर लीजिएगा। कहा नहीं, वो बुकाफेला से उतरता है और बैठ जाता है ऐसे ही, और कहता मुझे थोड़ा सा आराम करना है। तो अब सेनापति बेचारा करे तो करे क्या। कहा सर मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है और आपके छाँव करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उसने सोचा करें तो करें क्या। उसने अपना जो लोहे का कवच था वो उतार दिया, और उतार के बिल्कुल सीधा कर दिया, चपटा। ठीक है, और ऐसे बिछा दिया। कहा सर आप इसमें लेट जाइए। तो सिकंदर उसी लोहे वाले कवच के ऊपर ऐसे करके लेट जाता है, और जितना भी सोना चांदी सिंहासन छत्र पताका वो लूट के लाता है, उसी में एक छाता होता है जो सोने का छाता होता है ना। उसी को ऐसे छाँव करने के लिए सोने का छाता खोल देता है, तो उसमें सोने की नग लगे होते हैं, ऐसे खोल देता है, रख देता है।
तो सिकंदर ऐसे लेटा होता, जब उसकी आंख खुलती तो देखता अरे ऊपर सोना नीचे लोहा। अब वो जान गया कि मैं मरने वाला हूँ, वो जान गया कि मुझे ये दिख गया है तो मैं मरने वाला हूँ, ज्योतिषी सही कह रहा था। तो वो तुरंत ही उठा और उठकर उसने अपनी पूरी सेना को बुलाया और बुलाने के बाद कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे अंतिम दिन चल रहे हैं, मैं आजकल मैं मर जाऊँगा और जो घायल हो गया हूँ तो मेरे ये सब भी बहुत दर्द हो रहे हैं, तो मैं ड्रग्स पे ड्रग्स लेता चला जा रहा हूँ, औषधि पे औषधि लेता चला जा रहा हूँ। तो मैं कुछ बता रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मैं 3 इच्छाएं हैं मेरी। सिकंदर ने कहा मेरी 3 इच्छाएं हैं, वो 3 इच्छाएं जरूर पूरी कीजिएगा। तो सेना ने कहा हाँ बताइए सर क्या इच्छा है। कहा मेरी पहली इच्छा ये है कि जब मैं मरूं तो जो मेरी शव यात्रा है वो कोई और नहीं, सिर्फ मेरे फिजिशियन या चिकित्सक ही उठाएंगे। यानी मेरी जो शव यात्रा है वो सिर्फ किसके कंधों पर आएगी, सिर्फ मेरे चिकित्सकों पर, यानी मेरे डॉक्टरों के कंधे पर आएगी। लोगों ने देखा, सोचा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर दूसरी इच्छा बताई उसने, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि जब मेरी शव यात्रा जा रही हो तो पूरे जमीन पर सोने चांदी हीरे जेवरात सब रख दिए जाएं, बिछा दिए जाएं। लोगों ने कहा ठीक है सर। कहा मेरी तीसरी इच्छा ये है कि जब मुझे जलाया जाए तो कफन से मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल दिए जाएं। तो कहा, लोगों ने कहा ठीक है। अब ये बात सुनते ही उसकी सेना की आंखों में आंसू होने लगे कि मेरा राजा मर रहा है। अब सेल्यूकस निकेटर जो जनरल था यानी सेनापति था, उसने सिकंदर का हाथ ऐसे पकड़ा और अपने दिल पर रखा और कहा सर आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन आप हमको इसका उत्तर दीजिए कि आपने इतनी अजीब अजीब इच्छाएं क्यों प्रकट करी हैं। तब सिकंदर ने इसका उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाश है, जो मेरी शव यात्रा है, वो सिर्फ और सिर्फ चिकित्सक के कंधे पर क्यों आए, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मौत आ गई है तो बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा चिकित्सक उस मौत को टाल नहीं सकता, मौत अटल है। इसलिए चिकित्सकों को ये सबक लेना चाहिए कि वो भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो उनको ये सबक लेने के लिए वो मेरी लाश को अपने कंधे पर उठाएंगे, वरना मैंने अपने चिकित्सकों को कितना पैसा दिया, मेरी जान बचा पा रहे हैं क्या, नहीं बचा पा रहे। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब मेरी शव यात्रा जाए तो जमीन पर सारे सोने चांदी हीरे मोती बिछा देना, जिससे लोगों को पता चले क्या कि जिसके लिए जीवन भर लड़ते रहे, जिसके लिए जीवन भर लड़ते रहे, आज वो जमीन पर पड़ा हुआ है ना, कुछ नहीं ले जा पा रहे हो तुम, ऐसा सब पड़ा हुआ है ना। कोई भी एक सोने का सिक्का क्या तुम्हारी जान बचा सकता है, नहीं बचा सकता। तो हमने हर जगह मार काट करी इसी को प्राप्त करने के लिए, आज ये तो मेरे लिए बेकार हो गया। तीसरा, जब मुझे जलाया जाए तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे लोगों को पता चले द ग्रेट अलेक्जेंडर, विश्व विजेता सिकंदर महान ने सब कुछ जीता, लेकिन आज जब मर रहा है, जल रहा है, तो वो कुछ नहीं ले जा रहा है, उसके हाथ खाली हैं। तो खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको अच्छा लगा होगा सिकंदर पढ़ने पे, और हम आशा करते हैं कि इससे तो बाहर कभी जीवन में पेपर जा ही नहीं सकता अगर द ग्रेट अलेक्जेंडर आपसे पूछा जाएगा और आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। अब जितना आपको सिकंदर आता है उतना किसी को नहीं आता, आप किसी को चेक कर लीजिएगा एक बार, या फिर पूरे यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे अगले इतिहास के पार्ट में, ठीक है। तो थैंक यू।